हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स एकेडमी में। मैं मंजू शर्मा एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो का टॉपिक है केन्जियन थ्योरी में आय तथा रोजगार का निर्धारण किस प्रकार से होता है। ये जो वीडियो है ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहा है। इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने केन्स की थ्योरी के बेसिक्स के बारे में बात की थी कि केन्स की जो थ्योरी है उसका एक ओवरव्यू क्या है, जिसमें हमने एक चार्ट को डिस्कस किया था कि किस प्रकार से केन्स की जो थ्योरी है वो कैसे उसमें डेवलपमेंट हुई है, कैसे उसमें अलग अलग जो कंसेप्ट हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये वो चार्ट था जिसको हमने इससे पहले की वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये बात की थी कि जो आय और रोजगार का निर्धारण है वो प्रभावपूर्ण मांग से होता है। प्रभावपूर्ण मांग के कंपोनेंट्स क्या हैं, आगे फर्दर किस तरीके से जो थ्योरी है वो आगे चलती है, तो इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो लर्नर्स, अगर आप जो आज की वीडियो है इसको समझना चाहते हैं तो आपको ज़रूरी है कि आप इसके बेसिक्स को भी ज़रूर समझें। तो इससे पहले की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर जो है विज़िट कीजिए। अभी हम करंट वीडियो के ऊपर जो है वापस आते हैं। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि केन्स क्या कहता है कि आय और रोजगार का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा होता है, प्रभावपूर्ण मांग से। और जो प्रभावपूर्ण मांग है वो क्या है, वो लेवल जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाती है, उस लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड को ही क्या कहा जाता है, इफेक्टिव डिमांड, यानी कि प्रभावपूर्ण मांग। और साथ में हमने ये भी वहाँ पर डिस्कस किया था कि जो एग्रीगेट डिमांड है यानी कि समग्र मांग जो है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है उपभोग व्यय, व्यय इसलिए क्योंकि जो एग्रीगेट डिमांड है ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी इसको कहा जाता है। तो एक तो वो व्यय जो उपभोग पर किया जाता है और दूसरा वो व्यय जो निवेश पर किया जाता है। तो C+I से जो है ये मिलकर बना है। और साथ के साथ जो हमारा C यानी उपभोग व्यय है, केन्स कहता है कि किसके ऊपर निर्भर करता है, आय पर, यानी कि राष्ट्रीय आय पर। क्योंकि हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं तो उपभोग व्यय किस पर निर्भर करता है किसी अर्थव्यवस्था में, उस अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय पर, या ये कह सकते हैं कि प्रयोज्य आय के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि संतुलन का या आय और रोजगार का निर्धारण कहाँ होगा, जहां संतुलन होगा। और संतुलन कहाँ होगा, जहां कुल मांग तथा कुल पूर्ति, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर होगी। अब इस चीज़ को हम जो है वो एक टेबल के ज़रिए जो है समझते हैं। और टेबल में हम किन किन चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं वो आप देख सकते हैं। रोजगार का स्तर, जिसका कि हमें देखना है कि कितना जो है रोजगार होगा एक अर्थव्यवस्था के अंदर। और दूसरे जो हमारे दो कंपोनेंट्स हैं जिनके द्वारा निर्धारण होगा रोजगार का, वो है समग्र पूर्ति तथा समग्र मांग। ठीक है। और साथ में हम क्या ले रहे हैं, उपभोग और निवेश। ठीक है। तो देखते हैं किस प्रकार से जो है ये टेबल जो है वो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो लर्नर्स, यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से टेबल को कहीं से भी जो है रटने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़ी इजीली अपने आप अपना एग्जाम्पल सेट करके जो है इस टेबल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम क्या मान करके चलते हैं कि मान लीजिए अभी कोई रोजगार नहीं है, ज़ीरो है रोजगार। ठीक है। अब जब हम किसी साधनों को रोजगार ही नहीं दे रहे हैं तो इट मीन्स जो है कि उत्पादन भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है। उत्पादन ज़ीरो है यानी कि पूर्ति ज़ीरो है, यानी कि इनकम ज़ीरो है। ठीक। लेकिन अब केन्स यहाँ पर मान्यता ली हुई है केन्स ने कि ये अल्पकाल है। ठीक है। और अल्पकाल में क्या है कि जो हमारा कंजप्शन का पैटर्न है किसी भी इकोनॉमी का, वो चेंज नहीं हो सकता। तो वो एकदम से आय के शून्य होने पर उपभोग शून्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अल्पकाल की मान्यता पर आधारित है। तो उस समय भी कुछ ना कुछ उपभोग जो है वो अर्थव्यवस्था में ज़रूर हो रहा होगा। ठीक है। तो ये माना कि ज़ीरो आय होने पर भी उपभोग क्या है, 400 है। इसे कहा जाता है स्वतंत्र उपभोग, ऑटोनमस कंजप्शन, स्वतंत्र उपभोग। मतलब
उपभोग का वो स्तर जो आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो यानी इनकम का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है। अब आप कहेंगे कि जी ये उपभोग कहाँ से आएगा जब हम इनकम ही नहीं है, तो ये हमारी जो पास्ट सेविंग्स हैं, मतलब किसी भी इकॉनमी की जो पास्ट भूतकाल की, ये तो हम जिस समय अवधि की बात कर रहे हैं उसकी है ना, उससे पहले तो इनकम हमारे पास रही है, तो वहाँ पर जो हमारी सेविंग्स हैं उनको हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ से ये कंजप्शन आ रही है। तो ये कितना हो गया हमारा 400 हो गया। ठीक है, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ऑटोनोमस कंजप्शन को शो कर रहा है। तो कई बार लर्नर्स क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि एक टेबल आपको दे दिया, ये दो चीज़ें दे दी और इसमें कहा कि बताइए कि ऑटोनोमस कंजप्शन कितना है, तो आप समझ जाइए कि 0 आय होने पर भी जो कंजप्शन है वो क्या है, हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ हमने क्या ली है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को जो है अल्पकाल में ये मान लिया गया है कि ये क्या है, स्थिर है, तो इसलिए 200 ही लेकर के चल रहे हैं। अब बात आती है हमारी एग्रीगेट डिमांड, कुल मांग की या समग्र मांग की या कुल व्यय की, जो क्या है C प्लस आई से मिलकर बना है। तो C हमारा ये रहा, आई ये रहा, तो 400 प्लस 200 क्या आ गया, 600। अब आप देखिए कि अब यहाँ पर पूर्ति नहीं है, मांग है, तो इसका मतलब ये जो मांग है ये क्या करेगी, ये इनिशिएटिव क्रिएट करेगी, ये इंड्यूस करेगी किसको, जो निवेशक हैं उनको, कि वो निवेश करें, उत्पादन करें, क्योंकि मांग है। ठीक है, मांग होगी तो उत्पादन होगा, तो जब उत्पादन करना है तो इसका मतलब रोजगार दिया जाएगा साधनों को। तो मान लीजिए 10 जो है क्या हो गया, रोजगार का स्तर हो गया। जब अब हमने साधनों को रोजगार दिया है तो उत्पादन कर रहे हैं, तो उत्पादन मान लीजिए बढ़ करके कितना हो गया, 600। ठीक है, अब उत्पादन बढ़ा है यानी, और यही किस चीज़ को शो कर रही है, आय को भी। उत्पादन बढ़ा है, आय बढ़ी है, तो उपभोग भी बढ़ेगा, क्योंकि देखो क्या है कि कंजप्शन जो है वो इनकम का फंक्शन है, और कैसा फंक्शन है कि इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, और इनकम घटेगी तो कंजप्शन भी घटेगा, तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 800 हो गया। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि केन्स क्या कहता है, केन्स का जो उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम है वो ये कहता है कि जब आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है। ठीक है, ये कहा ना हमने, आय बढ़ी तो उपभोग भी बढ़ा, आय घटी तो उपभोग भी घटा। जब आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन आय की तुलना में उपभोग कम बढ़ता है। बढ़ तो रहा है, ये कितनी बढ़ी, 600, और जबकि उपभोग कितना बढ़ा, 400। ठीक है, तो बस इतनी ही बात को ध्यान में रखना है हमने, और पूरी की पूरी टेबल को हमने बना लेना है। अब ये जो बात है वो कहाँ से आई है, वो यहाँ से आई है कि MPC 1 से कम है, मतलब जितनी आय में वृद्धि होगी उपभोग में वृद्धि तो है पक्का, लेकिन उससे कम, किससे, आय में वृद्धि से कम। इसलिए MPC जो है हमारी, MPC क्या है हमारी, कि आय में वृद्धि होने से उपभोग में जो वृद्धि हुई है इसको हम क्या कहते हैं, MPC, और ये क्या है, 1 से कम। ठीक है, यानी कि जो आय में वृद्धि है उसकी तुलना में उपभोग में वृद्धि कम है, तो बस उसी हिसाब से हमारे पास ये आ गई, और ये तो हमने 200 ही लिया। तो अब इन दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया, ये 1000। तो फिर से देखिए कि जो उत्पादन है या जो पूर्ति है वो कितनी है, 600, और जो मांग है वो कितनी है, 1000। तो यानी अभी भी मांग ज़्यादा है, उसकी तुलना में पूर्ति कम है, तो इसका मतलब डिमांड है, और ये जो डिमांड है ये क्या करेगी, और ज़्यादा रोजगार दिलाएगी कि ठीक है, इससे रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो फिर से क्या बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगी, पूर्ति बढ़ेगी, और क्या बढ़ेगी, आय बढ़ेगी। तो बढ़ गई, कितनी हो गई, 900। तो अब हमने यहाँ पर फिर से उपभोग को बढ़ाना है, लेकिन इससे कम। ये कितना बढ़ा, 300 बढ़ा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने सिर्फ कितना बढ़ाया इसको, 200, तो 1000 हो गया। ये 200 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि तो हमने पहले ही कह दिया कि ये कांस्टेंट है, अल्पकाल की बात है। तो 1000 प्लस 200 कितना हो गया, 1200। फिर से हम देखें तो अभी भी जो है मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है, तो इसका मतलब फिर से और साधनों को रोजगार मिलेगा, 30 हो गए। ये जो है ये लाख में है, लैक्स के अंदर है, और ये बाकी टर्म्स जो है हमारी वो करोड़ में है, तो 30 हो गया। ठीक है, फिर उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है, पूर्ति बढ़ेगी, कितनी हो गई, 1200। तो हमने यहाँ पर कितना इंक्रीज किया इसको, 300, लेकिन यहाँ हम कितना करेंगे, 200। क्यों, क्योंकि हमने मान्यता ली है कि MPC 1 से कम है, तो जितनी आय में वृद्धि होगी उपभोग में उससे कम होगी, ये 200 ही आएगा। ठीक है, फिर से इन दोनों को जोड़ा, हमारे पास क्या आ गया, 1400। अब हम फिर से देख पा रहे हैं कि अभी भी जो है मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है, तो इसका मतलब फिर से और साधनों को रोजगार दिया जाएगा। अब मान लीजिए कितना हो गया उत्पादन, 1500। बस हमने हर बार इसको 300 करके बढ़ा देंगे, शुरू में तो ज़्यादा किया था, उसके बाद 300 करके, और इसको हम कितना करके बढ़ा देंगे,
200 200 करके, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, ये तो 200 ही रहेगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ गया 1600, ठीक। तो अभी भी देखिए क्या है, मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है, तो मतलब फिर और साधनों को रोज़गार मिले भाई, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, मान लीजिए 1800 हो गया, ठीक। ये कितना हो गया 1600 हो गया, 200 बढ़ा दिया हमने, ये 200 ही है, तो ये दोनों प्लस होकर के कितने आ गए 1800, ठीक। अब ये वैसे तो देखो संतुलन आ गया, लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि भाई मान लीजिए अगर और भी साधनों को रोजगार दे दिया जाता है, ठीक है, 60 कर दिया तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ करके कितना हो गया, मान लीजिए 21 हो गया, ठीक है। ये भी बढ़ेगा, 1800 हो गई, उपभोग तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये 200 ही है, ठीक। अब ये कितना हो गया 2000। अब देखिए क्या हुआ है कि भाई मांग कम है और अब पूर्ति ज़्यादा है, यानी कुछ ना कुछ माल जो है बिना बिका बच गया। लेकिन अभी तक जो है उत्पादकों के अंदर क्या है, अभी उत्साह है कि नहीं अभी हम और उत्पादन करेंगे, कोई बात नहीं मांग बढ़ जाएगी। तो अगर उन्होंने और ज़्यादा उत्पादन करना है तो और साधनों को रोजगार दे दिया, और अब ये मान लीजिए कितना हो गया 2400 हो गया, और ये कितना हो गया 2000, ठीक है, और ये कितना है 200, अब कितना हो गया 2200। तो अब और ज़्यादा गैप बढ़ गया, पूर्ति 2400 हो गई और ये कितना रहेगी, मांग कम रहेगी। अब धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया है कि बिना बिका बचने लग गया है। अब ये जब और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा बिना बिका, तो फिर एक पेसिमिज्म आ जाएगा कि भाई उत्पादन तो बिक ही नहीं रहा है। तो फिर जो ये प्रवृत्ति थी कि अभी तो रोजगार बढ़ा रहे थे, लेकिन जब उत्पादन बिकता हुआ नजर नहीं आएगा तो उत्पादक क्या करेंगे, रोजगार को घटाना शुरू कर देंगे, ठीक है, फिर वो रिवर्स। तो जब तक ये तो क्या आ गई, ये संतुलन की स्थिति आ गई, ठीक है। कैसे संतुलन की स्थिति है, ये कुल मांग और कुल पूर्ति क्या हो चुकी हैं, बराबर, यानी कि यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों क्या बराबर हैं, बराबर हैं, तो ये संतुलन हो गया। इससे पहले वाली स्थिति में देखिए क्या है, हर एक लेवल पर मांग ज़्यादा है और पूर्ति क्या है, कम, ठीक है, मांग पूर्ति से ज़्यादा है, ठीक। तो मांग पूर्ति से ज़्यादा है तो टेंडेंसी क्या मिल रही है, और ज़्यादा उत्पादन किया जाए, और ज़्यादा रोजगार बढ़े, और ज़्यादा रोजगार बढ़े, और ज़्यादा रोजगार बढ़े। तो जब मांग पूर्ति से ज़्यादा है तो जो एम्प्लॉयमेंट है उसके इंक्रीज की प्रवृत्ति मिलेगी देखने को, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज होगा, रोजगार में वृद्धि होगी, ये संतुलन है। इसके बाद वाली स्थिति में देखिए क्या है कि एग्रीगेट डिमांड कम हो चुकी है, देखो ये कम है और ये ज़्यादा है, और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, ज़्यादा है, यानी कुछ ना कुछ माल जो है वो बिना बिका बच रहा है। ये क्या करेगा, ये उत्पादकों को क्या करेगा, निराशावाद लेकर के आएगा। तो अब उत्पादक कुछ देर तक तो बढ़ाते चले जाएंगे कि उत्पादन बढ़ा लेते हैं, कोई नहीं मांग बढ़ जाएगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब उन्हें लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं बिक रहा, फिर ये कैसे चलने लगेगा, रोजगार जो है वो घटना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर टेंडेंसी क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट के डिक्रीज होने की टेंडेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आय और रोजगार का निर्धारण होता है। कैसे होता है, जहां कुल पूर्ति और कुल मांग बराबर हो। अब इसी चीज को, बिल्कुल सेम इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, इस डायग्राम के जरिए शो कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हम यहाँ पर डायग्राम के जरिए इसको क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं संतुलन की स्थिति को। यहाँ पर अब हम देखिए क्या लेंगे, हम बार बार बात करते हैं कि जो कारण है जो हम उसको ले रहे हैं, जिसमें हम रोजगार में ले रहे हैं, तो हम रोजगार को कहाँ लेंगे, एक्स एक्सिस पर लेंगे। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, सी आई, सी और आई लिख लीजिए, या हम क्या कह सकते हैं कि हम एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। अब आप देखें कि भाई एग्रीगेट सप्लाई जो थी वो ज़ीरो से शुरू हो रही थी, यानी जब रोजगार ज़ीरो था तो कुल पूर्ति भी जो है ज़ीरो थी, और उसके बाद इंक्रीज कर रही थी, और जो इंक्रीज करने की रेट थी हमने वो क्या ले रखी थी, कांस्टेंट, एक समान दर से इंक्रीज कर रही थी, ऐसा ही हमने लिया था। तो ये जो है इसका ये 45 डिग्री के एंगल पर बनेगा, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ठीक है। अब आप देखिए कि हमने इसमें क्या लिया कि हमारे पास क्या है, ये जो कंजप्शन है, कंजप्शन किस तरह से था, ज़ीरो जब इनकम थी तो कुछ ना कुछ कंजप्शन था, पॉजिटिव था, तो इसका मतलब यहाँ से हमने लिया, और ये इस तरीके से क्या कर रहा है, उसके बाद इंक्रीज हो रहा था, तो ये हमारा क्या आ गया, कंजप्शन आ गया, जो किस चीज़ का फलन है, आय का फलन है, और ये हमारी आय है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिया कि इसके अंदर की हमारे पास क्या था, एक
कांस्टेंट जो है निवेश का एक स्तर था। ठीक है, वैसे तो जो हमने टेबल में लिया था वहाँ पर हमने इनिशियली जो है कंजप्शन इन्वेस्टमेंट को इससे यहाँ ले रखा था। तो हम कुछ भी ले सकते हैं कि ये मान लीजिए हमारा आ गया है जो इन्वेस्टमेंट है, जो हर लेवल पर क्या था, समान 200 था। ठीक है, अब हमें इन दोनों को प्लस करके क्या बना देनी है, एग्रीगेट डिमांड कर्व बना देनी है या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व बना देनी है। तो लर्नर्स, जब दो कर्व्स को हमें ऐड करना हो अगर हमें टेबल में फिगर्स को ऐड करना हो तो बड़ा इजी था, जो हमने अभी किया भी था। अब अगर हमने दो कर्व्स को ऐड करना तो ये भी इजी है। हम क्या करेंगे, ये कर्व हमारी क्या हो रही है, इसकी जो ये है ये चेंज हो रही है, लेकिन ये क्या है, कांस्टेंट है, तो हर लेवल पर इतना ही है। तो इस कर्व को उठा करके इसके ऊपर यहाँ ऐड कर दो, जितना ये है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना है इतना ही इसके ऊपर कर दो बस। तो ये इसके अंदर ऐड हो गया। तो ये क्या आ गई हमारे पास, एग्रीगेट डिमांड कर्व या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व, जो क्या है C+I। और यहाँ पर क्या हो चुका है, संतुलन हो चुका है। ठीक है, और रोजगार का निर्धारण हो गया है कितना, N हो गया रोजगार का निर्धारण। जैसे कि हमारी टेबल में क्या निर्धारित हुआ था, रोजगार 50। ठीक है, तो N रोजगार का निर्धारण हो गया। अब इससे इधर क्या है, इससे इधर आप देखिए कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो इससे इधर वाले हिस्से के अंदर जो है क्या ट्रेंड देखने को मिलेगा हमें, कि जो रोजगार है वो हमारा इंक्रीज होगा। तो इधर की तरफ हम इंक्रीज करेंगे। जबकि इससे इधर क्या है कि जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या है, एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा है, यानी एक्सेस सप्लाई है, मतलब कि कुछ ना कुछ बिना बिका हुआ बच रहा है। तो इसकी वजह से जो ट्रेंड रहेगा वो किस तरीके का रहेगा, कि जो रोजगार है वो घटने की प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। तो रोजगार घटेगा एक लेवल तक। तो ठीक है कि पैसिमिज्म की वजह से, ऑप्टिमिज्म की वजह से बढ़ा लेंगे उत्पादक कि भाई कोई बात नहीं, बिक जाएगा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बिना बिका हुआ सामान उत्पादकों के पास होगा, विक्रेताओं के पास होगा, तो धीरे धीरे जो है वो जो ऑप्टिमिज्म था वो पैसिमिज्म में बदल जाएगा और जो उत्पादन है वो घटने लगेगा, यानी कि रोजगार घटने लगेगा। तो इस प्रकार से केन्स की थ्योरी में आय तथा रोजगार का निर्धारण होता है। ठीक है, अब इसी को ही हम लर्नर्स क्या कर सकते हैं कि जो हमने क्या किया कि भाई कहाँ पर संतुलन होगा, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड बराबर है एग्रीगेट सप्लाई के, और जो सप्लाई है हमारी ये क्या है, यही इनकम भी है एक तरह से। तो एग्रीगेट डिमांड के दो पार्ट हमने लिए, दो कंपोनेंट लिए C+I। तो जो इनकम है, इनकम के भी तो दो कंपोनेंट होते हैं हमारे, एक तो कंजप्शन और दूसरा क्या है, सेविंग। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे पास दूसरी जो शर्त बनती है संतुलन की, वो क्या बनती है, जब इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो संतुलन की स्थिति है उसमें एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी जो हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि इसको हम एक डायग्राम में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको इसी टेबल के अंदर हम देखते हैं कि क्या ऐसा है कि दोनों एक साथ में बराबर होते हैं। तो अब आप देखिए कि हम इसी के अंदर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, सेविंग को जो है निकाल लेते हैं। सेविंग कैसे आएगी, इनकम में से कंजप्शन को माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगी, सेविंग। ठीक है, ये हमारे पास रही इनकम और ये रही कंजप्शन, तो दोनों को माइनस करके सेविंग निकाल लेते हैं। वैसे आप लर्नर जो है, मैं तो इसको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी में बता रही हूँ, आप चाहें तो इस एक ही टेबल से जो है अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको वो दोनों कंसेप्ट पूछे गए हैं या सेविंग और इन्वेस्टमेंट पूछा गया, तो आप इस टेबल को अलग से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो 0 में से 400 को माइनस करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 400, यानी नेगेटिव सेविंग है। यही तो हमने कहा कि पिछली सेविंग को यूज़ किया हमने। ठीक है, 600 में से 800 माइनस करेंगे तो माइनस 200, 900 में से 1000 माइनस करेंगे तो माइनस का 100।
1200 में से 1200 गए तो क्या आ गया 0। 1500 में से 1400 गए तो कितना आ गया 100। ठीक है, 1800 में से 1600 गए तो कितना आ गया 200। 2100 में से 1800 गए तो कितना आ गया 300। और 2400 में से 2000 गए तो कितना आ गया हमारे पास 400। ठीक है, अब आप देखिए संतुलन की स्थिति क्या थी जब हमारे पास एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर थे। आप देखेंगे एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली क्या है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी दोनों क्या है बराबर हैं। यानी ये संतुलन की दूसरी शर्त हो जाती है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट से भी हम संतुलन को देख सकते हैं। अब इसी चीज़ को हम अगर चाहें तो एक और डायग्राम के द्वारा हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डायग्राम को हम किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर इस तरीके से ये जो दोनों डायग्राम हैं वो इस प्रकार से ऊपर और नीचे बनेंगे। साइमल्टेनियसली हमें दिखाना है। यहाँ पर हम क्या लेंगे एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर हम सेविंग कंजप्शन और किसको ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट को ले रहे हैं, यहाँ सेविंग को ले रहे हैं। यानी यहाँ पर हम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, इसको अलग से भी ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हम सेविंग को ले रहे हैं। तो अब हम इसमें किस तरीके से बनाएंगे कि ये हमारा क्या था 45 के एंगल पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई या इनकम कर्व था। ठीक है, और फिर हमने क्या लिया था यहाँ पर इस तरीके से जो है कंजप्शन कर्व लिया। ठीक है, और साथ में ही हमने यहाँ पर क्या लिया था, ये हमारा कंजप्शन है और ये हमने लिया था इन्वेस्टमेंट कर्व। ठीक, ये पैरेलल बनाना है और इसी को इन्वेस्टमेंट कर्व को ही हम यहाँ पर नीचे वाले डायग्राम में भी बना लेते हैं। ये हमारे पास आ गया इन्वेस्टमेंट कर्व। ठीक है, अब हमें अगला काम क्या करना है, हमें सेविंग निकालनी है। जो हमने कैसे निकालनी है, सेविंग इनकम में से कंजप्शन को माइनस करके। ठीक है, तो अब आप देखिए ये इनकम रही और ये कंजप्शन रहा, तो जितना ये तो जीरो है और ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब उतना ही जो हमारी सेविंग है वो कहाँ चली जाएगी नेगेटिव में। तो यहाँ पर भी आपके पास डायग्राम बनाने में दो ऑप्शन है। आप चाहें तो इसी सेम डायग्राम के अंदर भी जो है सेविंग को बना सकते हैं। ठीक है, बट थोड़ा सा एक ही डायग्राम के अंदर बहुत ज़्यादा कर्व्स बन करके कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम इसको नीचे बना रहे हैं। तो जितना ये ऊपर पॉजिटिव है इतना ही नीचे जो है ये ज़ीरो है, इतना ही नीचे जो है हमारी सेविंग नेगेटिव के अंदर चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखिए यहाँ ये संतुलन का बिंदु नहीं है, ये कंजप्शन और इनकम के एक होने का बिंदु है। तो इस पॉइंट को हमने मान लीजिए कह दिया N1 और ये नीचे ले आइए। तो यहाँ पर दोनों बराबर हो गए हैं क्या, इनकम और कंजप्शन। जब इनकम और कंजप्शन बराबर है तो इसका मतलब सेविंग क्या हो गई ज़ीरो। ठीक है, हमने किया था ना टेबल के अंदर भी। इसके बाद फिर ये हमने इसको कहा N1 और ये एक पॉइंट हमने और ले लिया जब क्या है N2। अब आप इस पर देखिए ये N2 पॉइंट है मान लीजिए। ठीक, इस पर आप देखिए कि ये इतनी क्या है इनकम और इतना क्या है कंजप्शन। तो इतनी इनकम में से इतना कंजप्शन हम जब माइनस कर देंगे तो ये वाला जो पार्ट है जितना ये है ये हमारे पास क्या बच जाएगी सेविंग। तो आप इसको इसी को यहाँ से यहाँ ला करके और ये निशान लगा दीजिए, तो ये सेविंग का आ गया। बस अब इनको जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेविंग कर्व आ जाएगा। ठीक है, अब साथ के साथ हम यहाँ पर अपना जो है एग्रीगेट डिमांड कर्व भी बना देते हैं। एग्रीगेट डिमांड कर्व अभी हमने पिछले डायग्राम में बनाया, तो ऊपर वाला डायग्राम तो सेम ही बनेगा पीछे वाले जैसा। ये इसमें ये यहाँ पर चला जाएगा और जब ये इसको हम बनाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व जो C+I है। ये संतुलन है। ठीक, और इसको नीचे आप ले आइए। ठीक है, तो अब ये पॉइंट्स को हम मिला दें। ये मैं ऊपर से इसलिए लेके आई ताकि हम एक ही पॉइंट पर रहें, हमारी मिस्टेक ना आए डायग्राम के अंदर। तो ये देखिए ये इस तरीके से ये क्या आ गया हमारे पास सेविंग कर्व। यहाँ सेविंग इधर नेगेटिव में है और इधर जो है प्लस में है, और यहाँ पर इस पॉइंट पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो गए हैं। इसको हमने ये N2 था, इसको मान लीजिए हमने कह दिया N। N क्या है, जब संतुलन की स्थिति है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है और यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है।
ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों डायग्राम जो है एक साथ बनेंगे, जहां पर हमें ये कहा जाए कि साइमल्टेनियसली बताइए दोनों इक्विलिब्रियम को। ठीक है लर्नर्स, तो इस प्रकार से केन्स की थ्योरी के अंदर आय तथा रोजगार का निर्धारण होता है। इसको हमने टेबल से कर लिया, डायग्राम से कर लिया। इस वीडियो के अंदर इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाकी कंसेप्ट्स जो है वो मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ, तो आप चैनल पर बने रहें, वीडियोस देखते रहें, और आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। ना पसंद आया हो, कोई चीज़ दिक्कत लग रही है तो आप वो भी कमेंट करके बता देना। और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।